Welcome all the candidates to our golden platform, the ML classes. As we are continuing the history PYQ series, and today आज मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया है जिसे हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, द स्टोन एज। ठीक है, जो हम सीरीज चला रहे थे PYQ सीरीज उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। बट मुझे पता है कि जैसे कि हमें 10 to 15 ओनली क्वेश्चन पेपर कराने थे, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा चेंज किया है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस फ्रेम करना हो वो बहुत इजी हो जाएगा। सो टुडे वी आर टेकिंग द स्टोन एज and very well we know about the prehistory. Okay, Indian prehistory is the dawn of civilization. From where our history starts, we don't know. What we have needed, we don't know. We needed the sources. हमें किसकी नीड पड़ती है? सोर्सेस की. We need the sources to know our history. हम क्या पढ़ देंगे? सबसे पहले हमें किसकी नीड पड़ेगी? सोर्सेस की नीड पड़ेगी। किसकी? सोर्सेस की नीड पड़ती है। क्यों नीड पड़ती है? वी नीड सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट अवर हिस्ट्री। सोर्सेस हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री को क्या करते हैं, उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जो हम एक बहुत प्रॉपर डेफिनेशन हम जिस चीज को पढ़ते आए अभी तक, द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं? हम क्रोनोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। हम क्रोनोलॉजिकल स्टडी क्यों बोलते हैं इस चीज को? व्हाई वी कॉल दिस क्रोनोलॉजिकल स्टडी? क्रोनोलॉजिकल स्टडी, हम कुछ तो ऐसा पास्ट से लेके आते होंगे जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कब की है, पास्ट की है। हमें ये कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री हमारी कहां की है, पास्ट की है? बिकॉज वी यूज द सोर्सेस। हम किसका प्रयोग करते हैं? सोर्सेस का प्रयोग करते हैं। वी यूज द सोर्सेस। ओके, सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने 2024 ऑन द सेम डेट आपने क्या किया था, तो आप इस चीज को कैसे पता करोगे कि आपको इतनी मेमोरी तो नहीं है कि आपको इतना याद रहेगा कि मैंने 2024 में ऑन दिस डे मैंने क्या किया था? आप जो लोग अपना जनरल क्रिएट करते हैं डे टू डे, वो अपना जनरल देखेंगे। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं, वो डायरी के ऊपर जाएंगे। एंड आजकल जो बहुत कॉमन सोर्स है, वो कॉमन सोर्स क्या है कि हमारे पास हम अपना मोबाइल निकालेंगे और अपनी गैलरी को सर्च करेंगे। कहां? ऑन सेम डेट ऑफ दैट ईयर, कि हमने उस दिन हम कहां थे और हमने क्या किया था। ठीक है, तो ये चीज हमें कहां से पता चलेगी? हमारे सोर्स से। तो जो हमने मोबाइल यूज किया, क्या यूज किया? मोबाइल का जो हमने यूज किया किसके लिए? सोर्स को पता लगाने के लिए। तो हमने उससे हमें क्या मिल के आया? हमारा इवेंट निकल के आया। क्या मिला हमें? हमारा इवेंट मिला कि हमने उस डेट पर उस ईयर में क्या कर रहे थे, उस एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए। एंड बैक इन 2 years, कोई ज्यादा वाला टाइम पीरियड नहीं है, इट्स ओनली अप टू 2 year टाइम पीरियड के लिए हमने किसका यूज किया? सोर्स का यूज किया। और सोर्स के रूप में हमने किसे यूज किया? किसी ने अपना डायरी निकाल के देखा, किसी ने अपना जनरल चेक किया, किसी ने अपने मोबाइल से अपने फोटोग्राफ चेक किए। तो ये सारी चीजें हमें किसके रूप में मिलती है? सोर्सेस के रूप में मिली। सोर्सेस से हम क्या कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? प्री हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि व्हाट इज प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को हम एक दूसरे नाम से अगर पढ़ना चाहें तो हम प्री हिस्ट्री को क्या बोल सकते हैं कि प्री हिस्ट्री इज द हिस्ट्री जब हमारे पास क्या नहीं थी, ना तो कोई लैंग्वेज थी, ना हमारे पास कोई स्क्रिप्ट थी। मतलब प्री हिस्ट्री हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्री हिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री के टाइम पे हमारे पास क्या नहीं था? ना तो हमारे पास कोई स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी, ना ही हमारे लिए कोई लैंग्वेज डेवलप हुई थी।
इज दिस ट्रू और नॉट? दिस इज रॉन्ग। हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, दिस इज ट्रू, बट हमारे पास उस टाइम भी लैंग्वेज थी, क्योंकि जब भी फॉर्मेशन होता है किसी स्क्रिप्ट का तो किससे होता है? लैंग्वेज से होता है। फॉर एक एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी जब भी जन्म लेता है तो क्या वो स्क्रिप्ट सीखता है? एक बेबी, न्यू बॉर्न बेबी है कोई, न्यू बॉर्न, जैसे ही उसका जन्म हुआ क्या उसने स्क्रिप्ट सीखी? क्या उसने आ सीखा, या ए सीखा, या फिर 1 और 2 सीखा? क्या वो ये सारी चीजें सीखता है? नहीं सीखता। वो क्या करता है, वो अपना, हम लोगों को देखते हुए हम जैसा भी बोलते हैं उस चीज को क्या करता है? कॉपी पेस्ट करता है। क्या करता है? कॉपी पेस्ट करता है, जिससे कि वो अपनी क्या डेवलप करता है? लैंग्वेज डेवलप करता है। क्या डेवलप करेगा? अपनी लैंग्वेज को डेवलप करेगा। वो उस चीज से बोलना सीखता है। क्या जब वो बोलना सीखता है तब उसे पता होता है कि मैं ये ए बोल रहा हूं या बी बोल रहा हूं या सी बोल रहा हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है, हम लोगों को कॉपी पेस्ट कर करके। तो हम यहां से जानेंगे कि हमारे पास उस टाइम क्या थी? लैंग्वेज तो थी, बट क्या नहीं थी? स्क्रिप्ट नहीं थी। वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट। अब हम इसमें फर्दर देखते हैं, फर्दर क्या होता है। फर्दर यहां पे हम जानेंगे किसका डेवलपमेंट होगा? हिस्ट्री का बाइफर्केशन होगा। क्या होगा? हम बाइफर्केट कर रहे हैं किसको? हिस्ट्री को। वी आर बाइफर्केटिंग द हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जाना क्या था? एक पॉइंट होता है प्री हिस्ट्री, हम क्या बोलते हैं इसको? प्री हिस्ट्री बोलते हैं। एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री। एक तो प्री हिस्ट्री होता है, एक प्रोटो हिस्ट्री होता है, एंड थर्ड क्या होता है? हमारा हिस्ट्री होता है। बात करेंगे हम प्री हिस्ट्री को लेकर। तो प्री हिस्ट्री के टाइम पे हमारे पास कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल थी? प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पे हमारे पास कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल थी? एंड हिस्ट्री के टाइम पे हमारे पास कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल थी या नहीं थी? इन टर्म्स ऑफ प्री हिस्ट्री, रिगार्डिंग प्री हिस्ट्री के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, प्री हिस्ट्री के टाइम वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट मौजूद नहीं थी। अगर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं थी तो हम उस टाइम किस पर डिपेंड कर रहे थे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त हो रहे थे खुदाई के दौरान या किसी भी मटेरियल रिमेन्स हमें जो मिलता जा रहा था, तो उससे हम किसे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? हमारी प्री हिस्ट्री को। ठीक है। सेकंड बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। एट दैट टाइम, प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पे हमारे पास स्क्रिप्ट अवेलेबल थी, बट हम प्रोटो हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं कि स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल थी, फिर हम इसको प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं, क्योंकि वो कैसी थी? अनडिसाइफर्ड थी। अनडिसाइफर्ड, हमने उस स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाया। हमने उस स्क्रिप्ट को अभी तक क्या नहीं कर पाया? डिकोड नहीं कर पाया, अनडिसाइफर्ड थी। तो इसमें भी हमारे पास क्या थी? स्क्रिप्ट तो थी, बट वी आर नॉट अनेबल टू डिकोड इट, कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, इन चीजों के बारे में हमें आज तक हम उस चीज को डिकोड नहीं कर पाए। सेकंड बात करेंगे स्क्रिप्ट की। इन हिस्ट्री टाइम पीरियड में स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल होती है, और वो कैसी होती है? डिकोडेड फॉर्म में होती है। किसमें? डिकोडेड फॉर्म में होती है। उसे हम किसमें रखते हैं? हिस्ट्री के टाइम पीरियड में रखते हैं। कहां रखते हैं उसे हम? हिस्ट्री के टाइम पीरियड में। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इसमें पढ़ते क्या हैं, किसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात करें प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, कोई भी हमारे पास रिटन एविडेंसेस मौजूद नहीं है। वी आर टोटली डिपेंडेड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। हमें जो भी मटेरियल रिवेंस मिल रहे हैं या जो भी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या लगा रहे हैं? अपना अनुमान लगाया जाता है। तो हम ये चीज
ये चीज किसमें पढ़ते हैं हम? प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहां पे हम बेसिकली किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? यहां हम पढ़ते हैं किस चैप्टर के बारे में? स्टोन एज के बारे में। ठीक है, हम पढ़ते हैं यहां स्टोन एज के बारे में। ठीक है, सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री। हमारे पास स्क्रिप्ट है, बट हमने उसे क्या नहीं किया? डिकोड नहीं कर पाए, हम उसे अनडिसाइफर्ड नहीं कर पाए। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री में हमने आपको बताया कि स्क्रिप्ट हमारे पास मौजूद है, बट वी आर अनेबल टू डिकोड इट। उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, किसके बारे में विस्तार है, किसके बारे में कॉन्टेक्स्ट है, क्या रेफरेंस है, हमें कुछ भी उसका हमने डिसाइफर नहीं कर पाया है। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अभी करेंटली हम जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। यहां हमको क्या मिलता है? यहां पे हमें एविडेंस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ उसमें डिपिक्शन है, बट हम उस चीज को क्या नहीं कर पा रहे? उसे हम डिकोड नहीं कर पा रहे। तो वो हमें अभी किसमें पढ़ते हैं? हम प्रोटो हिस्ट्री में। अभी भी आज का रिसर्च चल रही है किसके ऊपर? इंडस वैली के ऊपर। अगर बात करें, अगर आगे चल के यही चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन समटाइम्स आफ्टर सम टाइम ये क्या करता है? डिकोड हो जाता है। इसको हम, इसकी स्क्रिप्ट को हम अनडिसाइफर से डिसाइफर कर पाते हैं। तो ये फिर कहां हम पढ़ेंगे? ये किसमें ऐड कर दिया जाएगा? हिस्ट्री में ऐड कर दिया जाएगा। फिर इसको हम प्रोटो हिस्ट्री में नहीं रखेंगे। बात करें थर्ड की, हिस्ट्री। हमारे पास स्क्रिप्ट है, हमने उसे डिकोड किया है, हमने उसे डिसाइफर कर लिया है, हमने उसे डिसाइफर कर लिया है, हमने उसको क्या किया है? पूरी तरीके से हम डिसाइफर कर चुके हैं। इसमें हम, जैसे कि आप कोई भी सल्तनत पीरियड पढ़ लीजिए, मॉडर्न में आ जाइए, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किस बेसिस पे कर रहे थे? सोर्सेस के बेसिस पर। किस पर? सोर्सेस के बेसिस पर। बात करेंगे सोर्सेस की। किसकी बात कर रहे हैं? सोर्सेस। सोर्सेस होते हैं भाई, पहला होता है कौन सा? लिटरेरी सोर्सेस। कौन से? लिटरेरी सोर्सेस। दूसरा मैंने आपको बताया सेकंड सोर्स क्या होता है हमारा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दो सोर्स मिलते हैं हमको, क्या? एक तो लिटरेरी सोर्सेस मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलता है। बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेस की। किसकी बात करें हम? लिटरेरी सोर्सेस की। लिटरेरी सोर्सेस में हमें क्या देखने को मिल सकता है? कोई भी रिलीजियस लिटरेचर मिल सकता है, रिलीजियस लिटरेचर, जिससे हमें कोई जानकारी मिले किसके रिगार्डिंग? हिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है। सेकंड, सेक्युलर लिटरेचर मिल सकता है, थर्ड के बारे में बात करते हैं। जो भी हमारे यहां फॉरेन राइटर्स आए, जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे, उनके साथ में क्या आए थे? कुछ स्कॉलर्स आए थे। उन्होंने क्या तैयार किए? कुछ फॉरेन अकाउंट्स तैयार किए थे। क्या किए थे? फॉरेन अकाउंट्स। तो वो भी हमें किसमें लिखेंगे? हम लिटरेरी सोर्सेज में रखते हैं। बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम जैसे मान सकते हैं कोई मॉन्यूमेंट है, ठीक है। सेकंड, कोई इंस्क्रिप्शन, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट, कोई कॉइन। अगर ये सारी चीजें मिलती हैं हमें, तो हम उसे किसमें रखते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में उसे रखा जाता है। बट अगर आप कुछ लोग कहोगे कि सर इंस्क्रिप्शन मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर तो लिखा भी होता है, कुछ डिपिक्शन होता है किसी टाइम पीरियड को लेकर, किसी को लेकर, तो उसे हम एज वेल एज किसमें कंसीडर भी कर सकते हैं? उसे हम लिटरेरी सोर्सेज में भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सोर्सेज मौजूद है उसमें से मेजरली जो सोर्सेज हैं वो बोथ कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, अगर उसमें कोई डिपिक्शन है किसी रेन को लेकर, किसी इवेंट को लेकर, किसी टाइम पीरियड को लेकर,
तो वो हमारे किस में कंसीडर किया जाएगा फिर, एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेज में भी कंसीडर किया जाएगा। ओके, कोई इंस्क्रिप्शन मिलती है हमको, कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, कोई कॉइन मिलता है, कॉइन किसी राजा ने इशू किया होगा, तो उस टाइम पीरियड को वो क्या करेगा, डिनोट करेगा। अगर वो कॉइन किसी टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, उसमें कुछ हमें क्या मिलता है, डिपिक्शन मिल रहा है, तो वो हम किस में कंसीडर करेंगे, लिटरेरी सोर्सेज में कंसीडर करेंगे। आई थिंक दैट यू ऑल वेल एड्रेस्ड विद द प्री हिस्ट्री। व्हाट इज प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री क्या था हमारा? प्री हिस्ट्री हमने जाना कि उस समय की बात हो रही है जब हमारे पास क्या नहीं है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, मतलब एट दैट टाइम वी डोंट हैव एनी रिटन एविडेंस, एनी रिटन कॉन्सिक्वेंसेस, एनी रिटन मटेरियल, दैट ऑल कंसिडर्ड इन द प्री हिस्ट्री। ओके, हमने बोला था कि प्री हिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टोन एज के बारे में। सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जैसा कि मैंने आपको समझाया, उसमें बोला गया था एरा, एक एरा बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग। उस टाइम पर कोई भी राइटिंग का फॉर्म नहीं था। क्या नहीं था? कोई भी राइटिंग का फॉर्म नहीं था। नो फॉर्म ऑफ राइटिंग अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्री हिस्ट्री। ह्यूमन फॉसिल्स आर रेयरली फाउंड बियॉन्ड 10,000 BC, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अवर अंडरस्टैंडिंग रिलाइज इंटायरली ऑन लिथिक आर्टिफैक्ट्स। बात हो रही है किसकी? एक टर्म इसने बोला, क्या बोला? लिथिक। लिथिक इसे बोलते हैं हम, लिथिक एज भी आप बोल सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज। एट दैट टाइम देयर इज नो अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ द राइटिंग। उस टाइम पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई अवेलेबल रिकॉर्ड नहीं हमें मिलता है कि वहां पे उस टाइम किसके साक्ष्य मिले, हमें राइटिंग के साक्ष्य मिले। तो उस टाइम हमने स्टडी किसके बेसिस पे की है, लिथिक एज की। मतलब लिथिक माने क्या होता है, स्टोन होता है। लिथिक माने क्या होता है, स्टोन। ठीक है, तो वहां पे हम स्टडी किसके बेसिस पे कर रहे हैं, स्टोन्स के बेसिस पे कर रहे हैं, और जो कुछ वहां पे हमें आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पाइनियर्स दिए गए हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में बात की है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोला जाता है। हु डॉक्यूमेंटेड द फर्स्ट स्टोन एज एंटीक्विटीज, जिन्होंने स्टोन एज की सर्वप्रथम क्या की थी, अगुवाई की थी। कब डिस्कवर किया गया, 1863 में। सेकंड दिए गए हैं, क्या दिए हैं सेकंड, क्रिश्चियन जर्जेंसन थॉम्सन। ये एक डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये कौन थे, एक डेनिक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, स्टोन एज को 3 डिफरेंट फेजेस में बांटा था। स्टोन एज को क्या किया था इन्होंने, 3 डिफरेंट फेजेस में बांटा। लिथिक एज यानी कि स्टोन एज को किसमें बांटा, 3 अलग अलग शाखाओं में बांटा। पहली कौन सी बनाई, पहली बनाई इन्होंने पैलियोलिथिक एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। सेकंड इन्होंने बनाई मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक बनाया। एंड थर्ड इन्होंने एक हमें शाखा दी, उसे हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज ये किसने दिया, थॉमसन ने दिया। हु गेव दिस, थॉमसन गेव दिस। द बिगिनिंग होती है कहां से, द पैलियोलिथिक एज सर्वाइविंग द आइस एज। कब की बात हो रही है, व्हेन द अर्थ इज फुल्ली कवर्ड विद द आइस। एट दैट टाइम, जब आइस एज का टाइम था, कब का टाइम था, आइस एज का जब टाइम था, तो पूरी अर्थ हमारी किससे ढकी हुई थी, आइस से कवर्ड थी। पेलियो माने बोलते हैं क्या, ओल्ड, पेलियो ओल्ड एंड लिथिक एज स्टोन। पेलियोलिथिक यानी कि पुरानी स्टोन के द्वारा जो भी हमने पढ़ाई की, या जो भी हमें वहां से सोर्सेज प्रोवाइड किए गए, उसके बेसिस पे हमने जो भी एक्सकवेशन किए या उनसे हमें जो भी चीजें पता चली, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज में पढ़ते हैं। यहां पे क्या होगा, फर्स्ट आइस एज का यहां पे क्या होगा, समाप्ति होगी। एंड किसकी, थर्ड आइस एज की स्टार्टिंग होती है, जिसे हम क्या बोला जाता है, गन्स ऑफ ग्लेशिएशन एंड द राइज ऑफ ग्लेशिएशन। फर्स्ट जो आइस एज थी, यानी कि पहले पुराने टाइम में जो पूरी तरीके से पृथ्वी किससे ढकी हुई थी, आइस से ढकी हुई थी, उसका क्या होता है, पतन होता है, और धीरे 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 थोड़ा क्लाइमेट में क्या आना शुरू होता है, चेंज आना शुरू होता है।
तो वो टाइम पीरियड कहां से हम पढ़ते हैं, द पैलियोलिथिक एज में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर बोला गया है क्लाइमेट कैसा था, एक्सट्रीम हार्श था, बहुत ज्यादा कठिन था, जिसमें कि सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एनवायरमेंट रिक्वायरिंग कांस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर एंड वाइल्ड एनिमल्स। इस टॉपिक के बारे में अगर बात करें, इस पॉइंट के बारे में, तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि उस टाइम हमें सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। किस टाइम में, ओल्ड पैलियोलिथिक टाइम में। क्यों होता था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई शेल्टर का जगह नहीं था, हमारे पास कोई फायर नहीं था। फायर की खोज हुई किस टाइम पीरियड में हुई, इसी पैलियोलिथिक एज में हुई, बट लेट पैलियोलिथिक एज में होती है, अर्ली में नहीं होती है। तो इसमें बोला कि एक्सट्रीम हार्श एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट था, कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा था, किसको लेकर, नेचर को लेकर और वाइल्ड एनिमल्स को लेकर। सेकंड, कम्युनिकेशन को लेकर क्या था, अर्ली लैंग्वेज इमर्जेस टू फैसिलिटेट स्मूथ एंड ऑपरेशन। उस टाइम पे हमने बोला कि वहां पे कोई फॉर्मल राइटिंग का प्रमाण नहीं मिला, तो उस टाइम क्या वो लोग, लैंग्वेज नहीं थी उनके पास, लैंग्वेज तो थी, वो लोग बात करते थे किससे, कोई साइन लैंग्वेज यूज करते होंगे, कोई पिक्चर फॉर्म में या साइन फॉर्म में या किसी सिंबल फॉर्म में वो लोग यूज करते होंगे, जिसे हमने क्या नहीं किया, हमें उसका स्क्रिप्ट भी नहीं मिला। हो सकता है उन्हें स्क्रिप्ट किसी पाम लीफ पे लिखा हो, किसी पाम लीफ पे लिखा हो, कोई मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में किसी पाम लीफ पे लिख दिया हो, बर्च ऑफ ट्री पे लिख दिया हो, जो कि समय के चलते क्या हो गया, सड़ गया, गल गया, या वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बारे में हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उस टाइम सोसाइटी किस प्रकार की होती थी, 25% नोमैडिक बैंड, एगेलिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्कवरी ऑफ फायर ऑफर्ड प्रोडक्शन। एट दैट टाइम में क्या होता है, कुछ समय बीतता जाता है, बीतते बीतते कुछ समय बाद क्या होता है, सडनली वो लोग किसकी खोज कर लेते हैं, फायर की खोज करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि जब फायर की खोज होती है, वहीं से हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन चालू होता है। द पैलियोलिथिक के बारे में बात किया गया है, तो पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पहले तो उन्होंने क्या किया, लिथिक एज को क्या किया, उन्होंने बाइफरकेट किया, किसमें, 3 एजेस में, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। यहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैलियोलिथिक के बारे में। तो हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में डिवाइडेड है। कौन सा, पहला हम पढ़ते हैं लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो बात करेंगे हम किसके बारे में, लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या होता था, दे आर वी फाउंड द इररेगुलर शेप्स ऑफ द स्टोन टूल्स। हमें वहां पे क्या देखने को मिलते हैं, इररेगुलर शेप मिलती है। कैसी शेप, इररेगुलर शेप मिलती है, इररेगुलर शेप ऑफ द स्टोन टूल्स। मेनली जो स्टोन टूल्स थे वो किससे बनाए जाते थे, तो वहां पे एक मटेरियल था जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट, जो कि बहुत हैवी और हार्ड होता था। उससे वो क्या बनाते थे, अपने स्टोन टूल्स बनाते थे। एट दैट टाइम वो करते क्या थे, उस टाइम हंटिंग एंड गैदरिंग का काम करते थे। उस टाइम उनके पास सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग का काम था, जिसके चलते वो क्या कराते थे, अपने कुछ स्टोन टूल्स बनाए उन्होंने, जिससे कि वो किसी भी मतलब एनिमल का क्या कर सके, शिकार कर सके और उसे अपना भोजन बना सके। तो किस मटेरियल से बनते थे, क्वार्टजाइट जो मटेरियल पाया जाता है, उससे वो क्या करते थे, अपने स्टोन टूल्स बना देते। और मेनली टूल्स कौन कौन से होते थे, जिन्हें हम चॉपर्स, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स बोलते हैं, जो किसी से बनाए जाते थे, बाय द टेक्निक ऑफ चिपिंग टूल्स। उनका क्या यूज किया जाता था, चिपिंग टूल्स के द्वारा वो उन्हें बनाते थे। एक टेक्निक और बोलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोन प्रेसरिंग, स्टोन प्रेशर टेक्निक। इसके द्वारा वो क्या करते थे, उस चीज को मतलब एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखकर उसे इतना प्रेशर देते थे कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे, जिससे कि वो क्या बना सकते थे, अपने टूल्स बना सकते थे। ठीक है, यूज क्या करते थे उसका, ऑब्टेनिंग ट्री वर्क, पेड़ की छाल निकालना, एंड एनिमल स्किनिंग, और एनिमल की क्या करना, छाल निकालना, ये उनका काम होता था। अब इनका यूज क्या करते थे, ट्री वर्क का कोई ट्री वर्क है अगर उन्होंने निकाला तो उसका यूज क्या करते थे, कभी अपना शेड बनाया जिससे कि वो थोड़ा बहुत रहने की उनका व्यवस्था बने। सेकंड, एनिमल स्किनिंग क्यों निकाल रहे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम द, हम बात कब की कर रहे हैं, आइस एज की। उस टाइम क्लाइमेट कैसा होता था, बहुत ठंडा होता था। तो जो एनिमल स्किन होती थी उन्हें वो क्या प्रोवाइड करती थी, वार्मथ प्रोवाइड करती थी। क्या प्रोवाइड करती थी, वार्मथ, जिससे कि वो अपने आप के बॉडी के टेम्परेचर को किससे, बाहरी एनवायरमेंटल टेम्परेचर से सेव कर सके या प्रोटेक्ट कर सके। बात करेंगे हम मिडिल पैलियोलिथिक एज की।
तो जब हम मिडिल पैलेलिथिक एज की बात करते हैं तो आपको पता है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है धीरे धीरे, तो किस में चेंज आएगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आएगा, उनके टूल्स में चेंज आएगा, उनके हैबिटेशन में भी चेंज आएगा। तो यहां पे हमें देखो क्या मिलता है, कंप्लीट चेंज इन 90% ऑफ केसेस टू द सेल्डनी, सर्ट एंड जास्पर। जो पहले वो एक स्पेशल टाइप का जो वो स्टोन यूज कर रहे थे, जैसे हम क्या बोलते हैं क्वार्टजाइट, अब क्वार्टजाइट से वो लोग किस पे शिफ्ट हो गए, सेल्डनी या शर्ट या जैस्पर के वो क्या बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे। पहले उनके कैसे होते थे, इरेगुलर होते थे, टूल्स कैसे होते थे, बहुत हैवी होते थे। मीजियोलिथिक टाइम, सॉरी मिडिल पैलेलिथिक टाइम में आते आते वो कैसे होने लगे, कुछ लेस हैवी होने लगे, लेस हैवी टूल्स वो बनाना शुरू किया, क्योंकि जो क्वार्टजाइट पत्थर होता था वो बहुत हैवी होता था, उससे वो किस पे शिफ्ट कर गए, सर्ट पे, जास्पर पे एंड साल्डनी। इन पत्थर पर जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया तो उनके जो स्टोन टूल्स थे उनका वजन कैसा हो गया, कम हो गया। टूल्स फ्लेक इन कल्चर, अब वो कैसे टूल्स यूज कर रहे हैं, फ्लेक टूल्स यूज कर रहे हैं। जो पहले उनकी कोई प्रॉपर रेगुलर शेप होती थी, हैवी टूल्स होते थे, उससे वो किस पे आ गए, फ्लेक टूल्स पे आ गए। और उन टूल्स का हम नाम देना चाहें तो क्या दिया गया है, जैसे कि वो ब्लेड्स बनाने लगे, पॉइंट्स बनाने लगे, बोरर्स, स्क्रैपर्स, इस तरीके के यूज करना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। एंड स्क्रैपर्स यूटिलाइज स्पेसिफिकली फॉर ट्रीटिंग एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग। मतलब ट्रीटिंग का मतलब क्या बोला इसने, स्टिचिंग। वो किसका काम करने लगे, यहां पे किससे काम लेने लगे, स्टिचिंग का टाइम, स्टिचिंग करना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। पहले वो क्या करते थे, कोई एक एनिमल स्किन उतारी हुई उसे अपने चारों तरफ लपेट लिया। बट जैसे ही हम किस में आए, मिडिल पैलेलिथिक में आए, तो उन्होंने एक टूल बनाया जिसका नाम क्या था, स्क्रैपर। स्क्रैपर के द्वारा वो क्या करने लगे, बुनाई करने लगे, किन्हीं टुकड़ों को उन्होंने सिला तो एक प्रॉपर एक गारमेंट के रूप में उसे धारण करना शुरू कर दिया। किस टाइम में, मिडिल पैलेलिथिक टाइम में। अब बात करेंगे हम अपर पैलेलिथिक टाइम में। हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन होता जा रहा है। ओल्ड में पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट थे, वो हैवी टूल्स यूज कर रहे थे। मिडिल में आए, उन्होंने स्टोन चेंज किया फ्रॉम क्वार्टजाइट टू द सर्ट एंड जास्पर। दे यूज द लाइट टूल्स फॉर देयर यूज। एंड अब हम बात करेंगे किसके, अपर पैलेलिथिक के बारे में बात करेंगे। तो अपर पैलेलिथिक में हमें क्या मिलता है, लेस ह्यूमिड अलाउज फॉर द बोन यूटिलाइजेशन। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे स्टोन टूल्स का यूज नहीं हो रहा है, स्टोन टूल्स का यूज भी हो रहा है। बट जैसे जैसे उनका ह्यूमन ब्रेन थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज को गौर किया कि पहले हम इतना भारी सामान से हम क्या करते थे, अपने यूज निकालते थे। चाहे वो बर्च ऑफ ट्री को हमें निकालना होता था, या किसी पेड़ की छाल को निकालना है, या किसी स्किन की, सॉरी एनिमल की स्किन को पील करना है, तो उस चीज के लिए हमें कैसे बहुत हैवी टूल्स यूज कर रहे थे। बाद में वो शिफ्ट हुए किस पे, जो हल्के मटेरियल यूज किया उन्होंने, जो हल्के पत्थर होते हैं, जैसे कि जास्पर हुआ, सर्ट हुआ, साल्डनी हुआ, इससे वो अपने टूल्स बनाने लगे। तो उनका वेट कैसा हो गया, कम हो गया। अब वो किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, बोन टूल्स। यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, बोन टूल्स के यूज करने लगे फॉर मेकिंग द स्टोन, फॉर मेकिंग द टूल्स विच इज यूज्ड इन बर्च ऑफ द ट्रीज, बार्क ऑफ द ट्रीज को निकालने में, एंड एनिमल स्किन को निकालने में। और स्पेशल टाइप के टूल्स जिनका नाम क्या था, ब्यूरिन्स था, और रिफाइंड ब्लेड्स, यानी कि धारदार किससे बनाने लगे, वो बोन से धारदार टूल्स भी बनाना उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहां पर पैलेलिथिक टाइम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका किस टाइम की, पैलेलिथिक टाइम की। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे हमें इनके क्या मिलता है, बहुत सारे पिक्चर्स भी देखने को मिलते हैं जो ये लोग बनाना इन्होंने क्या किया था, शुरू किया था, जिन्हें हम दूसरे नाम से, पिक्चर को दूसरे नाम से किसने नाम जानता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, पेट्रोग्लिप्स। पेट्रोग्लिप्स, इन्होंने पेट्रोग्लिप्स बनाना भी शुरू किया था। भीमबेटका को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। भीमबेटका को हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे वो क्या करते थे, खुद को रहने के साथ साथ वहां पे अपने टूल्स प्रॉपर तरीके से तैयार करते थे। और इन्हीं फैक्ट्री, यहां पे सिर्फ
भीमबेटका में रहते रहते ये क्या करते थे, कुछ पेंटिंग्स इन्होंने जनरेट बनाना शुरू किया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो वो कलर यूज करते थे वो कौन सा करते थे, रेड कलर यूज करते थे, जो उन्हें कहां से मिलता था, एनिमल से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था। कहां से, एनिमल ब्लड से। दूसरा कलर वो यूज करते थे कौन सा, ग्रीन कलर, जो कहां से मिल जाता था उन्हें, नेचर से बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाता था। दिस ऑल अबाउट द पेट्रोग्लिफ्स, दिस ऑल अबाउट द फेमस साइट भीमबेटका। एक और साइट हम पढ़ेंगे इसमें, हुंसगी पढ़ेंगे। हुंसगी एक और फेमस साइट है इसमें, कोई बता पाएगा कौन सी है फेमस साइट? कुरनूल केव्स। हम कौन सी पढ़ते हैं, कुरनूल केव्स भी किसमें हम पढ़ेंगे, पैलेलिथिक साइट में हमको देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज में कौन कौन सी फेमस साइट्स थी और कहां कहां हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की। कहां बात कर रहे हैं हम, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया में हमें कौन सा कल्चर देखने को मिलता है, सोहन कल्चर में देखने को मिलता है। तो वैली ऑफ सोहन रिवर, पंजाब, कश्मीर और बेलन वैली, यहां पर हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। किस टाइम के, पैलेलिथिक टाइम के। बात करेंगे सेंट्रल इंडिया की। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो हम कहां जाएंगे, जो मैंने आपको बताया भीमबेटका। भीमबेटका जो कहां पाया जाता है, सेंट्रल इंडिया में हमें देखने को मिलती है साइट। और यहाँ पे बहुत सारे चीजें हमें किसके बारे में जानने को मिल रही है, पहचानने को मिली, तो वो हमें किसके बारे में बताती है, ओल्ड स्टोन एज के बारे में बताती है, बेसिकली पैलियोलिथिक टाइम के बारे में बताती है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया जिसे हम बोलते हैं मद्रासियन कल्चर, तो उसमें हमें बहुत सारी साइट्स देखने को मिली, जैसे कि अतीरापक्कम, कुरनूल केव्स, नेवासा, और इन सभी जगह से हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं रिलेटेड टू देयर स्टोन टूल्स एंड देयर हैबिटेशन एंड देयर लिविंग स्टाइल। बात की थी मैंने अभी पैलेलिथिक आर्ट के बारे में। पैलेलिथिक आर्ट के बारे में बात की तो उसे हम वो लोग क्या बोलते थे, पेट्रोग्लिफ्स के नाम से हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, पेट्रोग्लिफ्स। व्हाट आर पेट्रोग्लिफ्स? कोई भी स्क्रैच किस पे किया जाए, किसी हार्ड सर्फेस पर उकेरा जाए तो वो किस में कंसीडर किया जाएगा, पेट्रोग्लिफ्स में कंसीडर किया जाएगा। इसे हम किस नाम से जानते हैं, अर्लीस्ट ह्यूमन आर्ट इमर्जेस इन द अपर पैलेलिथिक पीरियड। ये लोअर पैलेलिथिक और मिडिल पैलेलिथिक नहीं थी। इन्होंने कब स्टार्ट किया आर्ट करना, अपर पैलेलिथिक टाइम पे। इनके बेसिकली सब्जेक्ट्स क्या होते थे, प्राइमरीली वाइल्ड वर्ड्स होती थी, इसमें देखने को मिलती हैं, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स इन मोशन। कहने का मतलब इसमें आपको कोई हंटिंग सीन देखने को मिल सकता है, फाइटिंग सीन देखने को मिल सकता है, कोई सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है, या किसी बेसिकली इवेंट को ये लोग दर्शाते थे किसकी हेल्प से, किसी वाइल्ड वर्ड की हेल्प से, एनिमल की हेल्प से, या फिर कोई ह्यूमन फिगर की हेल्प से। इनका पर्पस क्या होता था, नॉट प्योरली डेकोरेटिव, इसे वो सजाते नहीं थे क्योंकि एट दैट टाइम कोई इतना मॉडर्न लाइफ नहीं था कि जिससे उनके पास बेसिकली बहुत बहुत प्रकार के आर्टिसंस बैठे हो जिससे कि वो उस चीज को बहुत अच्छा बना पाए। नोमैडिक लाइफ लेफ्ट लिटिल लेजर टाइम, उन्हें अपनी भागदौड़ की जिंदगी से, जो नोमैडिक लाइफ थी, इधर से उधर घूमने वाली जो भी लाइफ थी, उससे थोड़ा बहुत राहत मिलती थी, तो अपने लेजर टाइम को एंजॉय करने के लिए वो क्या करते थे, कभी कभी पेंटिंग्स को वरीयता देते थे। दीज पेंटिंग वर लाइकली रिचुअलिस्टिक, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। डिपिक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स टू इंश्योर कंट्रोल, या फिर किसी वाइल्ड एनिमल को वो क्या कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, जिससे कि उसका वो क्या करने जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं। हंटिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, फाइटिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, रिचुअल्स देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, पैलियोलिथिक टाइम में। कौन से पैलियोलिथिक टाइम में, अपर पैलियोलिथिक टाइम में। अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की बात हो रही है। मूव टू द नेक्स्ट, द पैलियोलिथिक बोटलनेक। मतलब इस टोटल का पूरा सम क्या है, जितना मैंने आपको अभी तक डिस्क्राइब किया है, जितना मैंने आपको बताया, उस चीज से आप क्या सीखते हो। सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया था मटेरियल ट्रैप। मटेरियल ट्रैप के रिगार्डिंग हम बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे, जो भी स्टोन्स वो यूज करते थे किसके लिए, अपने स्टोन टूल्स को बनाने के लिए। जो भी स्टोन्स थे जिन्हें वो बनाने के लिए यूज करते थे स्टोन टूल्स, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
द मटेरियल ट्रैप, क्योंकि हमने यहां पे कुछ बेसिकली कुछ पत्थरों के बारे में पढ़ा, जैसे कि क्वार्टजाइट था, क्या था क्वार्टजाइट, मिडिल में हमको मिला क्या पढ़ने को, शर्ट मिला, जास्पर मिला, एंड अपर में आते आते वो किस पर शिफ्ट हो गए थे, बोन टूल्स पर शिफ्ट हुए थे, अलोंग विद यूजिंग स्टोन टूल्स, वहां पे भी स्टोन टूल्स का भी यूज कर रहे थे। बोन टूल्स में शिफ्ट क्यों हुए, क्योंकि बोन की हम क्या करते हैं, शार्पर एजेस बना सकते हैं। टूल डिपेंडेंस ऑन हैवी स्टोन्स फोर्स्ड ह्यूमंस टू लिव स्ट्रिक्टली नियर रॉकी एंड माउंटेनस एरिया। अब हमें टूल्स किससे बनाने हैं, स्टोन से। स्टोन कहां मिलेगा, किसी माउंटेन के पास मिलेगा, किसी हिल एरिया के पास ही अवेलेबल होगा। तो इनकी क्या थी, ये एक क्या इसे आप बोल सकते हो कि मटेरियल डिपेंडेंस थी, कि उनको वो चीज प्राप्त करने के लिए वही स्ट्रिक्टली रहना पड़ता था। अगर वो यहां से कहीं मूव भी कर रहे हैं तो फिर उन्हें वहां पे क्या नहीं मिलेगा, मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिससे कि वो अपने प्रॉपर टूल्स को जनरेट कर पाए और अपनी जो भी उनके डे टू डे लाइफ में उसका यूज है वो कर पाए। सेकंड हम पढ़ेंगे सोशल ट्रैप क्या था। सोशल ट्रैप बोले जाए तो एक्सट्रीम डेंजर था उन लोगों को, क्या था, एक्सट्रीम डेंजर, वाइल्ड एनिमल्स एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्टेड इन एक्सेप्शनली शॉर्ट लाइफ स्पैन्स एंड कैप्ड बैंड साइजेस। मतलब उस टाइम पे तो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो बहुत विशाल विशाल होते थे, और वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए उनके पास कोई भी शेल्टर प्रोवाइड नहीं था। अब एक एरिया में आप मानिए मिनिमम ओनली 25% रह रहे हैं, उस टाइम ऐसे ही छोटे छोटे झुंड में वो लोग रहते थे, तो उन्हें सबसे ज्यादा भयंकर डर किस चीज का रहता था, कि वाइल्ड एनिमल्स कभी हम पे अटैक ना कर दें। तो ये उनके लिए एक सोशल ट्रैप भी था। सोशल ट्रैप क्या, कि एक मजबूरी थी कि हमें शामिल मिलकर ही रहना है। अगर कोई एक बंदा अकेला रहेगा और किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया तो क्या वह खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये उनके लिए क्या था, सोशल ट्रैप भी था। मटेरियल ट्रैप क्यों था, क्योंकि उन्हें वहां से क्या चाहिए था, वही स्टोन चाहिए था जिससे कि वो बेटर टूल्स जनरेट कर पाए। थर्ड वन इज एंड लास्ट द सोर्स ट्रैप रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक एज। Being tied to the mountains, limited food availability and required constant dangerous nomadic migration। किसके बारे में बात हुई, रिसोर्स ट्रैप। अब आप बताओ अगर कोई पर्सन या कोई 25 ग्रुप्स का मैन का ग्रुप एक जगह रह रहा है, कॉन्स्टेंटली वो एक ही जगह रहेगा, तो उस एक ज्योग्राफिकल एरिया के सारे रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे या नहीं होंगे, सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। बट वो भी उसके अंदर उसके लिए एक ट्रैप है। ट्रैप क्यों है, तो इफ ही मूव, अगर वह मूव करता है उस जगह से तो वो क्या खो देगा, अपना मटेरियल ट्रैप खो देगा, और अगर वह अपना मटेरियल ट्रैप खो देगा तो वह खुद को अपने टूल्स किससे जनरेट करेगा। ठीक है भाई, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द क्लाइमेट कैटलिस्ट। यहां पर क्लाइमेट का क्या रोल रहा। अब हम कहां पर मूव करेंगे, फ्रॉम पैलियोलिथिक से, पैलियोलिथिक एज से हम मूव कर रहे हैं किसके लिए, मीजोलिथिक के लिए, मीजोलिथिक। वी आर मूविंग फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मीजोलिथिक। अराउंड 10,000 बीसी, 10,000 बीसी के अराउंड की बात है। द लास्ट आइस एज एंड, जो आइस एज पहले क्या थी, पूरी पृथ्वी को ढके हुए थी, उसका क्या होता है, धीरे धीरे पतन होता है। द क्लाइमेट बिकम्स अब्रप्टली वार्म एंड ड्राई। अब वेदर में क्या आने लगे, चेंजेस आने लगे, वेदर कैसा होने लगा, कुछ कुछ हॉट होने लगा और ड्राई होना शुरू हो गया। रिगार्डिंग फ्लोरा एंड फौना क्या दिया गया है, इम्पैशेबल डेंस फॉरेस्ट ग्रो। जैसे ही आइस हटी, टेम्परेचर कैसा हुआ, वार्म हुआ, तो धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या करना शुरू हुआ, ग्रो। अब जैसे जैसे फॉरेस्ट ग्रो होगा तो वहां पर फ्लोरा एंड फौना की क्या हो जाएगी, भरमार होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जनरेशन किसकी स्टार्ट होगी, फ्लोरा एंड फौना का एडेप्टेशन इजी हो जाएगा। द ह्यूमन क्राइसिस, अब इसमें ह्यूमन क्राइसिस क्या आता है, ओल्ड हैवी क्वाड्रजाइट हैंड एक्सेस आर वर्चुअली अनलेस इन डेंस ब्रश अगेंस्ट फास्ट मूविंग प्रे। अब आप सोचिए, आपके हाथ में अगर 50 किलो का हथौड़ा है और कोई जानवर सामने से भाग के जा रहा है, तो क्या आप उसका शिकार करना बहुत आसान होगा आपके लिए। एंड सेकंड सिचुएशन इज, अगर आपके हाथ में क्या एक भाला दिया जाए या बो एंड एरो दिया जाए, तो आप उसकी मदद से एक भागते हुए शिकार को आसानी से शिकार बना पाओगे।
इट इज ट्रू। जैसे ही फॉरेस्टिंग होना शुरू हुए, झाड़ियां बड़ी हुई, पेड़ बड़े हुए, उसमें क्या आ गए, बहुत सारे जानवर रहने लगे। अब उन चीजों का शिकार कौन करेगा, नोमैडिक मैन करेगा। अब क्या नोमैडिक मैन 50 किलो का हथौड़ा लेके एक भारी भरकम जंगल से, झाड़ियों से होते हुए क्या शिकार करना उसके लिए इजी होगा? नहीं होगा। तो इसी को क्या बोला गया है, ह्यूमन क्राइसिस। ह्यूमन के लिए क्राइसिस क्या आई कि पहले जब ये जंगल वंगल नहीं था तो कोई भी जानवर उन्हें दिख गया तो वो इजीली क्या कर लेते, उसका शिकार कर सकते थे। बट इन दिस टाइम जब बहुत सारे पेड़ हैं, बुशेस हैं, झाड़ियां हैं, तो उस टाइम उनके लिए शिकार करना कैसा हो गया, बहुत ही हार्ड हो गया। दिस इज द क्राइसिस फॉर द नोमैडिक मैन। अब बोला गया इसके टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन निकाला गया। टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन बोले तो मेसोलिथिक एज में किसका यूज होने लगा था, माइक्रोलिथ्स का यूज होने लगा। छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे। इसकी एजेस कैसी होती थी, बहुत शार्प होती थी, लाइट होते थे, और उन्हें हमें इजीली कभी झाड़ियां, जंगल, वन कहीं से भी लेकर आराम से हम उन्हें गुजर सकते थे, और इजीली हम क्या कर सकते थे, किसी का भी शिकार कर सकते थे। तो बोला गया है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोलिथ्स एंड कंपाउंड वेपन्स बो एंड एरोज टू हंट इफेक्टिवली एट अ डिस्टेंस। हम कुछ दूरी से भी अपने शिकार को आसानी से शिकार बना लिया करते थे। पढ़ेंगे मेसोलिथिक टाइम के बारे में। द एरा ऑफ माइक्रोलिथ्स बोला गया है 9000 बीसी टू 4000 बीसी, ये इसका टाइम पीरियड दिया गया है। टूल्स किस तरीके के यूज किया गया, ड्रास्टिकली स्मॉलर। जैसा कि मैंने बोला गया पहले हैवी टूल्स थे, अब कैसे टूल्स हैं, स्मॉलर टूल्स हैं। रेंजिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। उनकी रेंज बेसिकली कितनी रह गई है, 1 से 8 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत छोटे साइज में वो टूल्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे वो इफेक्टिवली उसका यूज कर सकें। क्या आप एक 50 किलो का पत्थर और एक छोटे से पत्थर को इजीली किसे कैरी कर पाओगे, किसे इफेक्टिवली अप्रोच कर पाओगे, किसे इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। सेकंड बोला गया है ज्योमेट्रिकल शिफ्ट हुआ। क्या हुआ, शिफ्ट टुवर्ड्स ज्योमेट्रिक शेप्स। यहां पर कुछ अलग अलग शेप्स यूज बनाई गई, जैसे कि कुछ ट्रेपेज के फॉर्म में बनाए गए टूल्स, ल्यूनेट एंड क्रिसेंट फॉर्म में बनाए गए, ट्राइंगल के फॉर्म में बनाए गए, अलोंग साइड नॉन ज्योमेट्रिक ब्लेड्स। और कुछ इरेगुलर शेप भी थी, बट कैसी थी, वो क्वाइट हैवी नहीं थी। दिस इज स्मॉलर इन साइज विच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। सेकंड बोला गया है एप्लीकेशन क्या था, दीज टिनी स्टोन्स वर नॉट यूज्ड बाय हैंड। अब इन टूल्स को वो हाथ से यूज नहीं कर रहे थे। दे वर हाफ्टेड एंड फिटेड इनटू अ वुड बोन एंड एनिमल जोस। या तो वो उसमें क्या लगा रहे थे, वुडन का कोई हैंडल यूज कर रहे थे, किसी बोन का हैंडल यूज कर रहे थे, या कोई भी ऐसी साफ टाइप का यूज कर रहे थे जिससे कि वो इफेक्टिवली और उसका प्रेशर बढ़ जाए, उस स्टोन का प्रेशर बढ़ जाए, जिससे कि वो बहुत एप्रोप्रिएटली यूज किया जा सके। द क्रिएशन ऑफ कंपोजिट स्पीयर एंड एरोज, स्पीयर एंड एरोज बनाए गए, अलाउंग ह्यूमंस टू स्ट्राइक स्मॉलर फास्टर प्रे फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। एक जंगली जानवर से उचित दूरी बनाते हुए भी वो इसका आसानी से शिकार कर सकें। ये चीज कहां किससे आई, माइक्रोलिथिक टूल से आती है। शिफ्ट क्या होता है देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक साइट्स के बारे में, सोशल इवोल्यूशन कैसे होता है। आप एक बात बताइए, जब एक आदमी ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा था, सिर्फ मारना और उसका भक्षण करना ही उसका क्या था, पूरी दिनचर्या थी। धीरे धीरे जब वो क्या करने लगे, माइक्रोलिथ्स का यूज करने लगे, तो इस टाइम पे मेसोलिथिक टाइम पे उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन करना भी स्टार्ट कर दिया। क्या किया, मेसोलिथिक टाइम पे उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कैसे किया, जब उन्होंने पाया कि हम जिन जानवरों को मार रहे हैं उनसे हमें और भी चीजें प्रोवाइड हो सकती है, उनसे हमें मीट तो मिलता ही है, उसके साथ में उसके और भी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमें उनसे एक्वायर कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं, एनिमल्स अपने को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। एनिमल्स अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। ऐसे किसकी शुरुआत होगी, जो वो पहले नोमैडिक लाइफ थी उससे वो धीरे धीरे किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सेटलमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। किसकी तरफ, सेटलमेंट की। वो एक जगह पर स्थित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पढ़ेंगे सोशल एवोल्यूशन क्या बोलता है, हंटिंग शिफ्ट अवे फ्रॉम द बिग गेम टू स्मॉलर एनिमल्स हंटेड विद बोज। तीरों के द्वारा उन्हें मारे जाने लगा। डाइट स्टिल हंट फोकस्ड नॉट ग्रेन फोकस्ड। उस टाइम भी वो क्या करते थे, अपना भक्षण किससे ही कर रहे थे, हंटिंग से कर रहे थे। पर उस टाइम भी कोई भी एग्रीकल्चर का हमें क्या नहीं मिलता है, कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं होता है।
सोशल स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, बैंड्स फ्रॉम अलायंसेस फॉर म्यूचुअल एड लीडिंग टू एक्सोगेमस ग्रुप दैट वुड बिकम क्लेन्स। पहले जो 25 लोगों का एक ग्रुप रहता था, अब धीरे धीरे वो किसके फॉर्म में रहने लगे, एक क्लेन के रूप में रहने लगे। यानी कि 20-25 के जो अलग अलग जगह के लोग थे वो एक क्लेन के फॉर्म में आ गए, यानी कि अप टू 80 to 100 के फॉर्म में उन्होंने धीरे धीरे रहना क्या कर दिया, सेटलमेंट करना अपने आप को स्टार्ट कर दिया। बात करेंगे डोमेस्टिकेशन की, टुवार्ड द एंड ऑफ एरा, मीजोलिथिक टाइम के खत्म होते होते द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पार्शियल सीडेंट्री लाइफ बिगेन, और धीरे धीरे उनकी सेटलमेंट वाली लाइफ शुरुआत होने वाली है। कुछ यहाँ पर मीजोलिथिक साइट दी गई है। बात करेंगे किसके बारे में, बगौर। बगौर कहाँ की साइट है, हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। यहां से हमें छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स एक्सकेवेशन के दौरान मिले। एक और साइट दी गई है तिलवाड़ा, ये भी कहां मिलती है, राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। लंगनाज गुजरात में देखने को मिलती है, और शहर नहार राय कहां पर है, यूपी में देखने को मिलती है। द ग्रेट पाइवट फ्रॉम डिपेंडेंस टू एक्सप्लॉयटेशन, किसके बारे में जानेंगे कि पहले वो डिपेंड रहते थे, उनकी टोटल डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर, अपने हैबिटेट के ऊपर, कि हमें एक माउंटेन के पास ही रहना है, हिली एरिया के पास ही रहना है, कांस्टेंट लिमिटेड बाउंड्री है, उससे बाहर नहीं जाना है। अगर एक आप कांस्टेंट लिमिटेड बाउंड्री के अंदर रहोगे तो आपके एक टाइम के बाद वहां के सारे रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वहां पर आपका सर्वाइवल कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो पहले वो डिपेंडेंस थे अब वो क्या करने लगे, धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करने लगे। बोला जाता है ना, जो कभी हमारे पर निर्भर था वही आज हमें क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। कैसे बोलेंगे, तो रिएक्टिव पार्टिसिपेंट फ्रॉम द 4,90,000 ईयर्स ह्यूमंस वर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। वो किस पर डिपेंड थे, पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड थे, इकोसिस्टम पर डिपेंड थे। एज द एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे ऑल्सो नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे वो एक कॉन्स्टेंट लिमिटेड एरिया में रहा, उसने वहां के सारे जानवरों को क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। अब वो नए जानवर की ढूंढने के लिए वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा। ये कब की बात है, ये पैलेलिथिक टाइम की बात है कि वो क्या करता था, सिर्फ हंटिंग करता था, मार कर ही अपना भक्षण कर रहा था, अपना भोजन पा रहा था। तो अगर वहां से कोई जानवर मूव करेगा, उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाएगा, तो आप ये चीज मानते हो ना कि जो नोमैडिक मैन था या जो आदि मानव था उसे भी मूव करना ही पड़ेगा। अगर वह मूव नहीं करेगा तो धीरे धीरे वहां के जो रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं उससे उसे कुछ भी खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं बनेगी। तो पहले क्या थी, डिपेंडेंसी थी, बट नाउ दे आर स्टार्टिंग टू द एक्सप्लॉयटेशन। वो एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से करने लगे, ह्यूमन फंडामेंटली आफ्टर देयर रिलेशनशिप विद नेचर बाय प्रोड्यूसिंग सीरियल्स, टेमिंग कैटल, बिल्डिंग परमानेंट ड्वेलिंग्स, ह्यूमैनिटी ट्रांजिशन फ्रॉम सर्वाइविंग द एनवायरमेंट टू एक्सप्लॉयटिंग इट। हमने अभी आपको बताया था क्या हो रहा है कि सेटलमेंट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अपना सेटलमेंट उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। जब धीरे धीरे किसी जगह एक ह्यूमन सेटलमेंट होना शुरू होता है तो वहां पर कुछ चीजें अपने आप जागृत हो जाती हैं। जैसे कि पहले वो हंटिंग कर रहे थे, उसको वो किस पे आ गए, डोमेस्टिकेशन पे आ गए। उन्हें पता चला कि इससे हम ओनली मीट ही नहीं, अदर प्रोडक्ट्स भी हम इससे पा सकते हैं। दूसरी चीज उन्हें समझ आई, अगर हम आज एक एनिमल को डोमेस्टिकेट कराएंगे तो इन फर्दर टाइम को क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा। इफ द डोमेस्टिकेटेड वन आफ्टर 1 to 2 years they get 2, 4, 6, 8 they will multiply themselves। वो अपने आप को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर उधर भागने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करेंगे एक्सप्लॉयटेशन की, तो एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से कर रहे थे, जो पहले एनिमल्स के पीछे पीछे भाग रहे थे आज वह एनिमल्स को वहीं रखकर उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किस तरीके से, इन मीट के फॉर्म में, डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, एंड वेरी अदर पर्पसेस। एंड द लास्ट वन इज नियोलिथिक एज, जिसे हम बोलते हैं नवपाषाण काल। हम आते हैं किस पर, नियोलिथिक एज पर आने वाले हैं। और नियोलिथिक एज किसके बारे में बात करती है कि जो सबसे पहले क्या होता था, हंटर और गैदरर होता था। धीरे धीरे वो हंटिंग के साथ साथ क्या करना शुरू किया, उसने डोमेस्टिकेशन शुरू किया। इन फर्दर टाइम में हमें क्या पता चला कि वो क्या करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे। डोमेस्टिकेशन विल भी स्टार्ट हो गया।
जब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या पाया कि एनिमल अपने आप को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्सेप्ट मीट। उन्हें और भी वेरियस प्रोडक्ट उससे मिलना शुरू हो गया, वेरियस प्रोडक्ट उससे मिलना शुरू हुआ। किससे? डोमेस्टिकेशन से। नियोलिथिक में हम एक चीज और बढ़ाएंगे कि नियोलिथिक में उन्होंने क्या करना शुरू किया, एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू किया। क्या किया? एग्रीकल्चर। अगर वह किसी चीज का एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या वह सेल्फ डिपेंडेंट होंगे? यस, वो क्या हो गए, अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि वो अब क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। अब जब एग्रीकल्चर करेंगे तो उससे क्या होगी, उनकी फसल होगी। फसल से जितना प्रोड्यूस होगा, कुछ तो अपना खाने को रखेंगे और कुछ स्टोर भी करेंगे। अगर स्टोर करेंगे तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पोल्ट्री की। तो पोल्ट्री की भी स्टार्टिंग कहां होती है, नियोलिथिक एज में ही हमें क्या देखने को मिलेगी, पोल्ट्री भी देखने को मिलती है। समझे? तो इसमें देखेंगे कि वो किस प्रकार के टूल्स यूज कर रहे हैं। पहले रफ टूल्स यूज कर रहे थे, इरेगुलर टूल्स यूज कर रहे थे, उसके बाद माइक्रोलिथ पे आए, छोटे छोटे टूल्स यूज करना शुरू किया जिसे वो इफेक्टिवली अप्रोच कर सकें, इजीली किसी का भी हंट कर सकें। किसमें आए थे वो, माइक्रोलिथ। अब बात करें हम नियोलिथिक एज की, तो इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चरल टूल किट बोला गया है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 9000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। टूल्स किस प्रकार के यूज कर रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग यूजिंग द पॉलिश्ड टूल्स। वो किस प्रकार के टूल यूज करने लगे, पॉलिश्ड टूल इन अ परफेक्ट शेप एंड साइज, बिल्कुल परफेक्ट शेप एंड साइज में, जिससे कि वह इजीली चॉपिंग ऑफ द ट्रीज कर सकें, लैंड को क्लियर कर सकें फॉर किसके लिए, फार्मिंग के लिए। अगर कहीं खेती हो रही है, अगर उन्हें खेती करनी है, तो उस भूमि को साफ करने के लिए वो किसके यूज करने लगे, पॉलिश टूल्स के यूज करने लगे। रिंग स्टोन मिस, हैवी स्टोन्स यूज्ड एट बेट्स। जो भारी भारी पत्थर जो वो यूज कर रहे थे कब, पैलेलिथिक टाइम में, आज उनका इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना बुद्धि विकसित हुआ कि वो उन टूल्स को किसके रूप में यूज कर रहे हैं, वेट्स के टाइम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बोलेंगे एक चीज हम पढ़ेंगे इसमें, क्या, स्टोन कर्न के बारे में, स्टोन कर्न के बारे में, यानी कि सिलबट्टे के बारे में। अब जब वह अनाज को उगाएंगे तो अनाज से क्या बनाएंगे, आटा, उसके बाद ही तो वो रोटी पाएंगे। तो वो क्या बनाने लगे, स्टोन कर्न उन्होंने जनरेट किया, जिसके हैवी ग्राइंडिंग स्टोन्स, कुछ बड़े बड़े भारी पत्थरों के बीच में सीरियल्स को क्या करने लगे, उन्होंने पीसना शुरू किया। एंड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोसेसिंग हार्वेस्टेड व्हीट, बार्ले एंड कॉर्न। और जो भी वह मक्का, गेहूं या बाजरा जो भी वो उगा रहे थे, उस चीज को क्या करने लगे, वो हार्वेस्ट करने लगे और उसके बाद में उसको पीसने के लिए किसका यूज करने लगे, स्टोन कर्न का यूज करने के लिए। अब जैसे ही एवोल्यूशन होगा यहां से किसका, पोल्ट्री का। अब उन्होंने एक फार्म किया, एक खेती की, जिसमें उन्हें सरप्लस प्रोड्यूस होता है। जब भी उनके पास सरप्लस प्रोड्यूस होगा, क्या वो उसे फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। तो वो उनके दिमाग में एक चीज आई, तो उन्होंने उसके यहां से क्या स्टार्ट किया, उन्होंने पोल्ट्री स्टार्ट किया फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स। जो भी उनका सरप्लस प्रोडक्ट है, सरप्लस प्रोड्यूस है, उसको सेव करने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, पोल्ट्री स्टार्ट किया। और नेसेसिटी फॉर सरप्लस, जो भी सरप्लस उन्होंने उगाया है, इवॉल्व्ड फ्रॉम हैंडमेड अनफायर्ड पोट्स। उस टाइम पे जो पोट्स होते थे वो अनफायर्ड होते थे, सन बेक्ड पोट्स होते थे। मतलब जो भी उन्होंने पॉट बनाया उसे किसमें सुखाते थे, सूर्य की गर्मी में उसे सुखा लिया और उसी में अपना स्टोर को, मतलब ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू कर दिया और उन्हीं पॉट्स में वो अपना खाना बनाना भी शुरू कर दिए थे। द पैलेलिथिक नेचुरल शेल्टर, पहले क्या था, एक कोई केव है, उसके अंदर एक नोमैडिक मैन क्या कर रहा है, अपना सरवाइव कर रहा है। इसी बेसिस पे हम एक साइट के बारे में जानेंगे, जिस साइट का नाम क्या, बुर्जा होम। कौन सी साइट, बुर्जा होम, जिसे हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, पिट ड्वेलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता था कि वो अर्थ पर एक गड्ढा करते थे नीचे की साइड, और ऊपर छत से क्या बनाते थे, अपनी छत बनाते थे, और उसी के अंदर क्या करते थे, अपना सरवाइव करते थे।
यहां पे हमें देखने को एक चीज और मिलेगी, क्या मिलेगी? बरियल प्रैक्टिस। उन्होंने अब बरियल प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया था, और जब कोई मर जाता था तो उसके साथ में कुछ रिसोर्सेज भी रख दिए जाते थे कि वो मरने के बाद भी अपना दाना पानी लेता रहे। ठीक है, एक यहां पे बुर्जा उम में क्या फाउंड किया हमने? हमने फाउंड किया क्या? बरियल फाउंड किया विद द डॉग स्केलेटन। एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ में एक डॉग को भी दफनाया गया था। न्यू स्टोन एज के बाद बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर एक्सिस विद कर्व्ड एजिंग, कर्व्ड कटिंग एजेस। यहाँ पे क्या मिलती है हमें? प्रॉपर रेक्टेंगुलर साइज की क्या देखने को मिलती है? एक्सिस देखने को मिलती है, और जो बेसिक साइड्स है यहाँ पे कौन सी है? बुर्जाउम और गुफकराल देखने को मिलती है। इन दोनों ही जगह पर क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। नॉर्थ ईस्टर्न में बात करें तो पॉलिश्ड एक्सिस मिलती है, और यहाँ पर फेमस साइट कौन सी है? दाउजली हेडिंग हमें देखने को मिलती है। चिरांड जो कि बिहार में पाई जाती है वहां देखने को मिलती है। कोल्डीवा भी देखने को मिलती है। कोल्डीवा एक साइट है जहां पे हमें अर्लीस्ट राइस के क्या मिले थे? एविडेंसेस मिले थे। बात करेंगे साउथ की। साउथ में एक्सेस मिलती है किस शेप में? ओवल शेप में मिलती है। किसमें? ओवल शेप में हमें एक्सेस देखने को मिलती है, और यहां पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट भी देखने को मिलता है। साउथ में साइट्स की बात करें तो पिकली हल है। पिकली हल से हमें क्या मिला था? एश माउंट मिला था एंड तकला कोटा। ये साइट कहां की है? साउथ की है। किस टाइम पीरियड की है? नियोलिथिक एज की है। अब यहां पे हम धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। तो हम यहां जानेंगे क्या? द लिमिट्स ऑफ स्टोन। एक स्टोन के रहते उनके पास क्या क्या लिमिटेशंस थी? पहली लिमिटेशन मैंने आपको बता ही दी थी, द ज्योग्राफिकल चेन। उनके पास क्या था? एक ज्योग्राफिकल चेन था। उनके पास एक लिमिटेड कांस्टेंट बाउंड्री थी कि दे हैव टू रिजाइड नियर द माउंटेन और हिली एरियाज टू एक्वायर द प्रॉपर टाइप ऑफ द स्टोन फॉर मेकिंग द स्टोन टूल, जिससे उन्हें प्रॉपर प्रकार का क्या मिल सके? स्टोन मिल सके, चाहे वो क्वार्टजाइट हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो जस्पर हो, जिससे वो अपना क्या बना सके? स्टोन टूल बना सके। तो ये तो आपकी क्या हो गई? ज्योग्राफिकल चेन। सेकंड बात करेंगे एलुवियल पैराडॉक्स। क्या था? द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया, द डीप एलुवियल रिवर प्लेन्स remained largely unsettled because there was no stone available there to make the tools। हम सब लोग जानते हैं कि जो एलुवियल लैंड होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, पर उस टाइम उस चीज की उन्हें जानकारी ही नहीं थी। दे आर ओनली सेटल टू द लिमिटेड कॉन्स्टेंट ऑफ द माउंटेन, क्योंकि वो बस इतना ही जानते थे कि हमें अच्छा अच्छा पत्थर मिले, अच्छे अच्छे टूल्स बनाए और हम अपनी आराम से हंटिंग कर सकें। तो उस टाइम भी जो गोल्डन जगह थी, जिसे हम बोलते हैं एलुवियल प्लेन्स, वो भी कैसे थे? अनसेटल्ड थे। वहां पर कोई भी लाइफ का हमें एविडेंस नहीं मिलता है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक सीलिंग। डिस्पाइट द एडवेंट ऑफ फार्मिंग, कम्युनिटी स्ट्रगल टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली मोर देन द देयर सबसिस्टेंस। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था? फार्मिंग स्टार्ट किया। कब किया? न्यूलिथिक एज में उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। उसके बावजूद भी इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स थे। क्यों थे? क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम टाइप ऑफ द क्रॉप्स, सेम टाइप ऑफ द फार्मिंग पैटर्न। उनका एक ही फार्मिंग पैटर्न था, एक ही प्रकार की फसल उगाई जा रही थी, चाहे वो व्हीट हो, मेज हो, चाहे बार्ले हो। तो इकोनॉमिक कांस्टेंट ये था कि दे आर नॉट अलाउड टू सेल एनी वेयर। एंड द नेक्स्ट लीप टू कॉन्क्वर द फर्टाइल प्लेन को पाने के लिए ह्यूमैनिटी नीडेड अ मटेरियल दैट वाज लाइटर, शार्पर एंड could be extracted and transported. They are using very heavy tools that is impossible to transport from the one place to another. So these are all the limitation of the stone of that time. जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, यहां पर पूरा एक कंक्लूजन दिया गया है रिगार्डिंग कुछ डायमेंशंस हैं, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। चैक्लिथिक के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो पहले हम इन तीन को क्लियर करते हैं। फर्स्ट डायमेंशन दिया गया टेक्नोलॉजी और मटेरियल। उस टाइम पे हमें कौन सा मटेरियल मिलता था? क्वार्टजाइट मिलता था, और फ्लेट टूल्स का वो यूज करते थे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था उनका? हंटिंग था और फूड गैदरिंग था। हाउसिंग एंड सेटलमेंट, नेचुरल केव्स जैसे कि भीमबेटका में वो अपना क्या करते थे? सर्वाइवल करते थे। एंड की साइट्स क्या है? सोन वैली, नर्मदा वैली, कुर्नूल वैली। और एक फेमस साइट बताई थी मैंने, भीमबेटका। सेकंड बोला गया मेसोलिथिक, 1 से 8 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टूल्स उन्होंने बनाना शुरू किए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। दे आर इन द प्रॉपर शेप एंड साइज एंड इफेक्टिवली टू अप्रोच टू देयर हंटिंग एम।
हंटिंग स्मॉलर प्रे, अर्ली डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन शुरुआत होने से वो छोटे छोटे शिकार पर आ गए थे। टेम्परेरी ब्रांच ऑफ कैंप्स, वो अनसेटल्ड छोटे छोटे कैंप्स बनाने लगे जहां पे वो क्या करने लगे, खुद को रिजाइड करने लगे। फेमस साइट कौन सी है, बागौर है और लंगनाज है। बागौर कहां की है, राजस्थान की है, और लंगनाज कहां की है, गुजरात की है। बात करेंगे न्यूलिथिक के बारे में, तो पॉलिश स्टोन टूल्स यूज करने लगे, रिंग स्टोन्स यूज करने लगे। व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग स्टोन्स? रिंग स्टोन्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द बेट्स, उन्हें भार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इन न्यूलिथिक टाइम दे आर स्टार्टिंग द एग्रीकल्चर अलोंग विद द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर की भी शुरुआत की। पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिला, थेस्ड हाउसेस मतलब फूसे वाले घर भी वो बनाना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फेमस साइट्स बुर्जाहोम, पिकलियाल एंड चिरांड, ये क्या है, इसकी न्यूलिथिक की फेमस साइट्स हैं। एंड द फाइनल सिंथेसिस ऑफ दिस चैप्टर इज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडिया। यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्या था भाई, द फॉरेस्ट कॉन्कर, द श्रिंकिंग ऑफ द स्टोन इनटू द माइक्रोलिथ्स अलाउड ह्यूमंस टू कॉन्कर डेंस फॉरेस्ट एंड फास्ट प्रे। जो बड़े बड़े विशाल उनके स्टोन टूल्स होते थे, उनसे वो किस पे आ गए, माइक्रोलिथ्स पे आ गए, जिनकी साइज क्या था, 1 to 8 सेंटीमीटर। उससे वह इजीली डेंस फॉरेस्ट में भी आराम से अपना शिकार कर सकते थे। उसके बाद किस पे आए, सॉइल पर आए। द पॉलिशिंग ऑफ द हैवी स्टोन इनटू एग्रीकल्चर सेल्स अलाउड ह्यूमंस टू कॉन्कर सॉइल एंड सेटल परमानेंट। उन्होंने क्या बनाया, उससे शेल्स बनाए, सिजल टाइप के टूल्स बनाए, जिससे वह डिगिंग कर सकते थे किसकी, अर्थ की। दे आर इजीली डिगिंग द अर्थ एंड स्टार्टेड देयर एग्रीकल्चर। बाद में किसमें आते हैं, तो द स्मेल्टिंग ऑफ द मेटल इनटू कॉपर अलाउड ह्यूमंस टू लीव द माउंटेन्स एंड कॉन्कर द वास्ट रिवर प्लेन्स। ये हम पढ़ेंगे चारकुलती के एज में, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या होने लगा था, धीरे धीरे किसकी खोज हुई, कॉपर की खोज हुई। तो वह फिर क्या करने लगे, स्टोन टूल और बोन टूल्स, हार्पूल्स को छोड़कर धीरे धीरे किस पर शिफ्ट हो गए, कॉपर टूल्स पर शिफ्ट हुए। किस पर शिफ्ट हुए, कॉपर टूल्स पर। और कॉपर को पिघलाकर वह जब चाहे जैसे चाहे अपने टूल्स बना सकते थे। इस तरीके से वो माउंटेनस एरिया से या हिली एरिया से कहां पर आ गए, एलुवियल सॉइल या एलुवियल फ्लैट प्लेन्स पर आ गए। एंड यहां से शुरुआत किसकी होती है, देयर इज द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। धीरे धीरे वो अपना सेटलमेंट करेंगे, धीरे धीरे अपने घर बनाएंगे। कुछ स्क्रिप्ट आएगी जो हम कहां देखेंगे, हम आईवीसी में देखेंगे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे। एंड यहाँ पर बोला गया ओवर अ 500 million years ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द सबकॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शनरी बैटल अगेंस्ट आइस एंड प्रीडेटर्स इनटू अ प्रोएक्टिव मास्टरी ऑफ द लैंड एंड मेटल। जो पहले के लोग किससे डरते थे, जानवरों से डरते थे, उनका सिर्फ हंटिंग करना ही एक प्रॉपर एम होता था। धीरे धीरे किसमें चेंज हुआ, डोमेस्टिकेशन में चेंज हुआ। आफ्टर दैट दे वर स्टार्टेड द एग्रीकल्चर अलोंग विद द एनिमल हस्बेंड्री। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, उनका सेटलमेंट हुआ, और धीरे धीरे यहां से किसकी शुरुआत होगी, सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर एंड थैंक यू टू ऑल।